हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैं आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट एनालिसिस को करने जा रहा हूं। उसको आप ज़्यादा तरजीह नहीं दीजिएगा। मैं आज जो आपके साथ बात कर रहा हूं पहले उनको ध्यान रखिएगा। मैं आज के एनालिसिस के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात ये समझिएगा। और दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है आज। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसी चीजें जो आपको सीखने के लिए मिलेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी कहीं किसी दूसरे चैनल के ऊपर आपको इस तरीके का एनालिसिस नहीं मिल सकता है। तीसरी बात मैं आपके साथ करूंगा कि बहुत बार हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं सर आप ये ऐसे चीजें सोचते कैसे हैं। तो देखिएगा, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं कि मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन के अंदर भी और इसके अंदर भी मैं पैशनेट बंदा हूं और मैं पैशन के साथ काम करता हूं। तो इसीलिए मैं आपको ध्यान रख लेना कि मैं ऐसी चीजें आपके साथ ढूंढ के दे रहा हूं आपको, जो वास्तव में मेरे पैशन की वजह से आपके सामने आएंगी। और असली बात आज आपको बताऊंगा कि इसमें देखिएगा, आपको अकाउंटिंग का रहस्य भी जो है मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से चीजें अच्छी दिखाई जाती हैं, खराब चीजों को भी अच्छा किया जाता है, जिसको हम अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो देखिएगा, चीजें प्रेजेंटेशन से, रिकॉग्निशन से बदल जाती हैं। रिकॉग्निशन का मतलब होता है किस चीज की पहचान करना, प्रेजेंटेशन उसका मतलब उसको किस तरीके से आप प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो चीजें अपना जो है मीनिंग बदल दें। और यहां पर हम वास्तव में बैंक की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्यूट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिएगा अकाउंटिंग का बेसिक पर्पज यही है कि हम परफॉर्मेंस को इवेल्यूट कर सकें। लेकिन देखिएगा, जो अकाउंटिंग के जानकार लोग हैं वो इस तरीके से चीजें आपके सामने प्रेजेंट करते हैं जिससे कि चीजें आपको सुहावनी, बढ़िया, बेहतरीन लगे। तो देखिएगा, यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पे कुछ गड़बड़ है, मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाइयां दिखाने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, आपको काफी हद तक मजा आ जाएगा। इसलिए वीडियो लंबी होगी, ये बात आप मान के चलिएगा। देखिएगा, सबसे पहली बात, स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एचडीएफसी सॉरी आईसीआईसी बैंक लिमिटेड की जो है आपको सब्सिडरीज की लिस्ट नजर आ रही है। मैं इसमें सारी सब्सिडरीज की बात नहीं करूंगा, मैं जो मेजर रेवेन्यू और प्रॉफिट कंट्रीब्यूटर्स हैं मैं उनकी बात करूंगा। तो देखिएगा, यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट पे आईसीआईसीआई की प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। काफी बड़ी अच्छी अर्निंग ये करके देती है। उसके बाद आईसीआईसी की सिक्योरिटीज बिजनेस है, सिक्योरिटी इनकॉर्पोरेटेड, और इसी तरीके से इंडिया के अंदर सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो ये जो सिक्योरिटीज लिमिटेड है इसका काफी अच्छा बिजनेस है। इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस का, इसी तरीके से इनकी सब्सिडरी कंपनी के अंदर एक जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस भी आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और इसी तरीके से इनकी एक म्यूचुअल फंड कंपनी भी है, तो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी भी इनके पास है। तो अल्टीमेटली ये कुछ जो है 4 से 5 कंपनियां हैं जो काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर इनकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर होती है। तो ये तो बात मैंने आपको बता दी कि जब हम एनालिसिस करेंगे तो कंसोलिडेटेड का मतलब ये जो सारी सब्सिडरीज हैं और कुछ एसोसिएट्स कंपनी है जहां पे 20% से ज्यादा इनकी ओनरशिप है, 50% से कम है। और सब्सिडरी कंपनीज वो है जहां पर ओनरशिप मोर देन 50% है, या स्टेप डाउन सब्सिडरीज है, यानी कि सब्सिडरी की सब्सिडरीज है। तो इस तरीके से जो है आप देखिएगा, मैं अब आपके साथ जो बात करूंगा वो करूंगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ आपको लेके जा रहा हूं, जहां से आपको बात समझ में आनी शुरू होगी, और बात आपको वहीं से समझानी है जहां से जो है मैनेजमेंट आपको समझाना चाह रही थी, वहीं से हम पकड़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है पॉइंट नंबर 4। देखिएगा, पॉइंट नंबर 4 कहता है ड्यूरिंग द Q1 21, यानी कि जो 2021 का Q1 है, यानी कि जो इस बार वाला Q1 है, द बैंक हैड सोल्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग 3.96 ऑफ द आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। 3.96% हिस्सा इन्होंने बेचा, यानी कि करीबन 4% हिस्सा जो इन्होंने इस बार बेचा है। पहली बात यहीं पे आ रही है, बेचा किस लिए, मैं आपको बात बोलता जा रहा हूं कि देखिएगा, बैंकिंग के अंदर सीवियर प्रॉब्लम्स हैं और बैंक उसको जो है सबके सामने नहीं लाना चाहते, क्योंकि लाएंगे तो शेयर के प्राइस टूट जाएंगे। 1.5% इन आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो दो जगह उन्होंने हिस्सा बेचा और पूरा पैसा मिला उनको, कंसिडरेशन मिली 3092.93, 3092.93। अब देखिएगा, ये जो आपने सेल की होगी तो इस पे आपको इनकम टैक्स भी पे करना है। तो जनरली आप इसको एक तरीके से आप इस पे कैपिटल गेन टैक्स देंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने शेयर्स बेचे तो कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इस पे टैक्स लगेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको हायर रेट ऑफ टैक्सेस ले रहा हूं। आप ध्यान रखिएगा, मैं 22% वाले टैक्स ले रहा हूं, कैपिटल गेन नहीं ले रहा, जो है जो बैंक को ज्यादा रिलीफ दे रहा हूं।
द सेल रिजल्टेड इन द नेट गेन, और उनको जो नेट गेन है वो 3036.29 का है, जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट के अंदर शामिल है। और ये फाइनेंशियल में पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 अदर इनकम्स के अंदर इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा जब मैं आपसे बात करूंगा तो ये अदर इनकम में इंक्लूड है। और उसके बाद 271587 करोड़ है जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर है। तो ध्यान रखिएगा ये जो प्रॉफिट्स हैं, अब हम बात करते हैं इनके प्रॉफिट्स का ईपीएस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। आपने प्रॉफिट देख लिया ना, देखिएगा मैं दोबारा से दिखा रहा हूं आपको, 303736 करोड़ और 2715 करोड़, हालांकि ये 6 है पर मैं 15 ले रहा हूं। अब देखिएगा यहां पे, अब देखिएगा यहां पर अगर आप नियर करें तो अब देखिएगा आपके सामने यहां पे स्क्रीन पे मैं एक बात लिख रहा हूं कि देखिएगा अगर स्टैंड अलोन की बात करें और कंसोलिडेटेड की बात करें, यानी कि कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन मान ली खाली बैंक की बात करें तो उसमें जो गेन इंक्लूड है, जो गेन इंक्लूड है वो कितना गेन है, तो जो गेन है वो इंक्लूड है 3036 करोड़ और कंसोलिडेटेड में 2715 करोड़। ध्यान से समझिएगा, बहुत सॉलिड बात बताने जा रहा हूं आपको। ये गेन है जो इनको अपनी जो बिजनेसेस है उनको सेल करके मिला है। इसका टैक्स वैसे तो देखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और क्योंकि वो लिस्टेड कंपनीज में बिजनेस बेचा है तो आप देखिएगा अगर हम उसको 15% लें तो टैक्स जो है कम लगेगा, और अगर हम उसको 22% ले कोर पे टैक्स तो ज़्यादा लगेगा। जनरली इस पे जो है 15% का जो टैक्स है वो बनता है। तो 3036 पे अगर आप 15% का टैक्स लें तो ये बनता है 455 करोड़, और इस 2715 पे अगर हम टैक्स की एडजस्टमेंट कर दें 15% की तो ये बनता है 407 करोड़। तो अल्टीमेटली आपके पास नेट गेन कितना बचा, नेट गेन बचा आपके पास देखिएगा 3036 माइनस 455। तो इसका मतलब है कि जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं स्टैंड अलोन उसमें से 2581 करोड़ के तो आपके पास प्रॉफिट्स कौन से वाले हैं, कौन से प्रॉफिट है बताइए, जो सेल की वजह से है। और इसी तरीके से अगर कंसोलिडेटेड में 2715 माइनस 407 तो आप ये देखिएगा ये कितना 2308। तो ये इनके गेन्स हैं। अगर हम गेन को भी एडजस्ट कर ले, हालांकि देखिएगा ये जो गेन है ये और भी कम बनेगा, क्योंकि देखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स है वो वास्तव में ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट जो बजट में आया था जेटली जी ने पेश किया था उसके बाद के गेन के ऊपर लगना है, लेकिन मैंने फिर भी पूरे गेन पे ले लिया है कि जो भी गेन है दिखाया गया मैं सारे पे टैक्स मान रहा हूं। तब भी आप देखिएगा ये आपके पास गेन है, तो इसका ईपीएस कितना बनेगा, तो ईपीएस के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो कितने शेयर्स हैं कंपनी के पास, तो कंपनी के पास जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो 647.5 करोड़ हैं लगभग। तो यहां पर देखिएगा अगर इसकी ईपीएस देखें कि एक शेयर का क्या ईपीएस खाली इस बिजनेस को बेचने से आया है, तो 2581 डिवाइड बाय 647.5, तो एक शेयर की जो ईपीएस है वो 3.98 तो केवल इस बिजनेस को बेचने से आई है। केवल किसको बेचने से आई है, इस बिजनेस को बेचने से आई है। और 2308 डिवाइडेड बाय 647.5 तो ये देखिएगा यहां पर 3.56। तो ये जो ईपीएस है आप ध्यान से समझिएगा, जो ईपीएस मैं आपको कह रहा हूं। और अब मैं आपको पहले कंपनी की रिपोर्टेड ईपीएस बताता हूं कि कितनी है। अगर आप कंपनी की रिपोर्टेड ईपीएस देखेंगे जो रिपोर्ट की है उन्होंने, तो जो रिपोर्टेड ईपीएस है बैंक की वो देखिएगा कितनी है। बैंक की जो रिपोर्टेड ईपीएस है वो है 4 रुपए और 1 पैसे आपकी स्टैंड अलोन में, और कंसोलिडेटेड में 4 रुपए 82 पैसे। कंसोलिडेटेड में ज्यादा इसलिए क्योंकि और बाकी जो बिजनेसेस हैं उनके भी प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर, जो मैंने भी आपको बताया, और स्टैंड अलोन में केवल बैंक के प्रॉफिट्स हैं। तो आप देखिएगा यहां पर इसके अंदर से अगर हम ईपीएस वो निकाल दें जो सेल से आई है, जो सेल ऑफ बिजनेस से आई है, तो सेल ऑफ बिजनेस से आई है 3.98 और 3.56, तो आपको ईपीएस पता चल जाएगा कि कितना ईपीएस इनके पास आया है। तो ईपीएस जो बैंकिंग बिजनेस का है वो आपके सामने आ जाएगा कि बैंकिंग का कितना ईपीएस है, यानी कि जो कोर बैंकिंग बिजनेस है उसका ईपीएस आपके सामने आ जाएगा 4.01 माइनस 3.98।
तो आपको पता चलेगा मात्र 0.3 पैसा स्टैंड अलोन में ईपीएस है इसकी। और अगर हम उसको हटा दें तो 4.82 माइनस 3.56 दैट इज 1.26। और कंसोलिडेटेड ईपीएस भी जो है ₹1.26 बनती है इस बैंक की। देखिएगा, आपको जो ईपीएस रिपोर्ट की गई है उसमें से अगर हम इस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को निकाल दें, जो बैंक को बचाने के लिए इन्होंने सेल की है लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए मोरेटोरियम के बाद, और देखिएगा आईसीआईसी बैंक और भी और कैपिटल भी रेज करने जा रहा है। तो आप ये समझिएगा, ये जो ईपीएस है मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये जो ईपीएस मैंने आपको लिखी है ये वास्तव में ऊपर दी हुई है 4.01 और 4.82। आइएगा अब हम एनालिसिस करते हैं इसके बिजनेस का। देखिएगा वहां पर भी मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं। देखिएगा जी, ये है इनके स्टैंड अलोन। पहले स्टैंड अलोन को देखते हैं जिसमें खाली कोर बैंकिंग बिजनेस है। कोर बैंकिंग बिजनेस में देखिएगा एनालिसिस में इनकी इंटरेस्ट इनकम सेम पिछले जैसी है, पिछले क्वार्टर जैसी। उसमें से करीबन जो है 800 करोड़ इनकी 700 करोड़ के आसपास बढ़ी हुई है, 700-800 करोड़ के आसपास। अदर इनकम जो बाकी बैंकों की घटी है, इसकी नहीं घटी। क्यों नहीं घटी बताइए आप? सभी बैंकों की इसने भाई साहब जो अभी आपको बता रहा था ना, सेल कर दिया है दोनों अपनी सब्सिडरीज के अंदर। तो देखिएगा जो चलती हुई सब्सिडरीज थी उनमें इन्होंने सेल की है और उससे इनको प्रॉफिट आया। टोटल इनकम देखिएगा 26066 करोड़। उसके बाद देखिएगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड क्या है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ठीक है सेम लाइन पे है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखिएगा, एम्प्लॉय की सैलरी 2234 थी, वो घटकर पिछले क्वार्टर के 2166 हो गई। हैरान देखिएगा यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस। भाई साहब हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा, क्या बैंक के अंदर एसी नहीं चल रहे थे क्या इस बार अप्रैल मई जून में गर्मी नहीं पड़ रही थी क्या स्टाफ जो है वो सैलरी कम ले रहा था, या जो उनके ऊपर के खर्चे थे वो चाय कॉफी वगैरह नहीं पी रहे थे क्या बैंक के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा था या बैंक के बाकी सारे खर्चे बैंक ने कॉस्ट कटिंग कर दी थी इस बार, या जो स्टाफ आ रहा था उसको तो सैनिटाइज वगैरह की जो फैसिलिटीज है वो दे रहे थे या नहीं दे रहे थे। ये अदर एक्सपेंसेस है, ध्यान रखिएगा मैं सैलरी के अलावा बात कर रहा हूँ। तो सैलरी में तो ठीक है जितना है, यहां पर आप देखिएगा 1100 करोड़ रुपए का सारा मामला रिड्यूस होता हुआ नजर आया। मेरी समझ में नहीं आ रही बात कि 1100 करोड़ रुपए कहां से कम हुए हैं। तो अगर बैंक यहां पर नोट्स टू अकाउंट में लिखता है तो हम समझ जाते। और दूसरी बात क्या है, मोरेटोरियम के बारे में भी नहीं लिखा। मोरेटोरियम के बारे में भी नहीं लिखा कि कितने परसेंट मोरेटोरियम बुक है। चलिए जी, उसको तो हम आगे देखेंगे। अब देखिएगा टोटल एक्सपेंडिचर्स है ये भी आपको रिड्यूस होते हुए नजर आए, और किसकी वजह से 1100 करोड़ का जो यहां पर अदर एक्सपेंसेस कम हुए हैं। तो हमारे को यह समझ में नहीं आ रहा कि खर्चे कम कैसे कर लिए इन्होंने। चलिए जी, और अगर आप पिछले साल भी देखेंगे तो पिछले साल भी 2921 थे। एक साल में तो महंगाई वैसे ही बढ़ जाती है। और ये नहीं है कि बिजनेस को आपने छोटा किया है, कर्टेल भी नहीं किया है कि जो आपको यहाँ पे वो कम होता वो भी नजर आए। प्रोविजन है बढ़ा दिए, देखिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए अगर ये प्रोविजन नहीं बढ़ाते ना तो डाउट हो जाता है, जैसे एचडीएफसी बैंक की तरफ हो रहा है। जो मार्केट में खबरें हैं वो एचडीएफसी बैंक के संबंध में क्या जी, प्रोविजन ही नहीं बनाया, लोन बुक इतनी बड़ी है, जबकि एक्सिस ने बनाया। तो देखिएगा इन्होंने प्रोविजन बना दिया, ठीक है, गुड एंड वेल। लेकिन इनका कहां पे देखिएगा, एक तो अदर एक्सपेंसेस के अंदर आपको सीधे सीधे खर्चों की कमी नजर आ रही है। हम मुझे नहीं पता चल रहा वो किस वजह से है, तो वो देखिएगा वो आप बैंक की जो है जो रिलेशन मैनेजर्स हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेशन मैनेजर जो इस रिपोर्ट के एंड में दिया, वो उनसे बात आप करके पता लगा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। हाँ जी, मैंने भी फ़ोन लगाया था उनको, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे आज जो 2-3 नंबर दिए हुए थे वहाँ पे मैंने बात करने की कोशिश की थी ये वीडियो बनाने से पहले कि अदर एक्सपेंसेस के बारे में मैं बात कर लूँ, लेकिन वहाँ पे से जो है शायद आज ऑफिस जो है बंद था, तो इसलिए मेरी बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो लैंडलाइन नंबर्स थे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा 3182, तो अब ये देखिएगा प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस 3182 के अंदर प्रॉफिट बताइए भाई साहब कितना है। इस प्रॉफिट के अंदर से अगर हम नेट ऑफ टैक्स कर दें, अभी तो ये बिफोर टैक्स है, अगर ये बिफोर टैक्स है तो बिफोर टैक्स में 3036, इस 3182 में से 3036 तो प्रॉफिट खाली इन्वेस्टमेंट बेचने का, तो बैंक का प्रॉफिट कहां है, और साथ में खर्चे भी कम कर दे। अल्टीमेटली यहां पर आप देखिएगा परफॉर्मेंस आपके सामने निकल के आई है। मैंने जो ईपीएस बताई थी कि 4 रुपए 1 पैसे, यही मैंने ईपीएस ली थी आपको, और उसमें से 3 रुपए 65 पैसे की जो ईपीएस, और ये भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि डाइल्यूटेड ईपीएस लेनी चाहिए, क्योंकि ईसोप दे रखी है, तो ईसोप की वजह से अगली बार आपको जो है और ईपीएस कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स जो एम्प्लॉय को देखे वो बढ़ जाएंगे। तो अगर 3.98 से भी अगर हम एडजस्ट करें तो आप पाएंगे कि 3.65 जो है आपकी तो खाली
ईपीएस किसकी वजह से आ रही है? 3.65 तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेल से आ रही है और 4 रुपए की आपकी टोटल ईपीएस है। तो आप देखिएगा आपके पास तो ईपीएस खाली 36 पैसे की बनती है, 36 पैसे की, अगर आप किस पे बात करें, स्टैंड अलोन पे। और अगर आप कंसोलिडेटेड देखेंगे तो आप देखिएगा, क्योंकि वहां पे बाकी कंपनीज है तो वहां बाकी कंपनीज के खर्चे देखिए किस तरीके से कम दिखाए गए हैं, वो आपको यहां पे समझ में आएगी। देखिएगा, आप खुद समझिएगा, मैं आपको इस बारे में ज्यादा डाउट वगैरह कुछ क्रिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मुझे लग रहा है मैं वो आपको बता रहा हूं। देखिएगा, बैलेंस जो आरबीआई के पास बढ़ता जा रहा है, आरबीआई के पास सभी लोग पैसा दे रहे हैं, तो लोन बुक जो है बढ़ नहीं रही। वो भी हम आगे भी बात करेंगे जब हम इनकी एसेट्स का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद देखिएगा यहां पर आप कंसोलिडेटेड में देखिए, अदर इनकम यहां पे आपको कम होती हुई नजर आ रही है कंसोलिडेटेड में, क्योंकि बाकी सब्सिडरीज की इनकम भी होती है, तो बाकी सब्सिडरीज की इनकम इस बार अदर कम है, तो इसलिए यहां पे आपको टोटलिटी में कम दिख रही है। लेकिन इस 3000 करोड़ आप बताइए, 30 कंसोलिडेटेड में 2715 करोड़, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 2715 करोड़ किसके प्रॉफिट्स हैं? भाई साहब सेल के प्रॉफिट। सर यहाँ पे खर्चे में तो आप हैरान हो जाओगे। देखिएगा, अदर एक्सपेंसेस में 17,622 से खर्चे घट के 11,443 हो गए, 6,000 करोड़ के आसपास, 5800 करोड़ बनता है। 5800 करोड़ के अदर एक्सपेंसेस कहां से कॉस्ट कटिंग कर दी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जो मेरे को डाउट क्रिएट कर रहा है। बिटवीन द लाइंस क्या चीजें होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरा एक तो ये डाउट है इसके ऊपर, तो वो डाउट तो देखो मेरा क्लियर नहीं हुआ। मैंने वहां से बात कर लेता एक बार इन्वेस्टमेंट रिलेशन से, तो मुझे शायद ज्यादा क्लियरिटी होती, मैं आपके साथ शेयर कर सकता था। ठीक है जी, तो अब देखिएगा यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बड़े हुए नजर आएंगे, सब ठीक है, चलिए गुड एंड वेल। टैक्स के जो रेट्स हैं वो इफेक्टिव रेट्स हैं। अब देखिएगा टैक्स के जो रेट्स हैं उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे इनकी ईपीएस कितनी है, इनकी ईपीएस है डाइल्यूटेड, देखिएगा 4.76। अगर 4.76 डाइल्यूटेड ईपीएस है तो आप देखिएगा यहां पर 4.76 डाइल्यूटेड ईपीएस है और 3.26 आपको इन्वेस्टमेंट की वजह से है, तो आपको ईपीएस कितनी आई है? अगर डाइल्यूटेड से करें तो 4.76 माइनस 3.26, 3.26 इन्वेस्टमेंट को बेचने से, तो केवल 1.5 रुपए। और अगर आप इससे करें 4.82 से 3.26, तो भी आप पा रहे हैं कि कितनी है, 1.56, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दी थी। परफॉर्मेंस आपके सामने है किस तरीके की है। तो आप अल्टीमेटली जो ईपीएस रिपोर्ट की गई है, मैं उसमें आपको बता रहा हूं कि एडजस्टेड ईपीएस क्या है, यानी कि अगर आप उसकी कोर बैंकिंग बिजनेस की ईपीएस देखें तो वो आपके सामने आएगी। और उसमें मैंने एक क्वेश्चन रेज किया है, ध्यान रखिएगा, अदर एक्सपेंसेस के ऊपर। अब देखिएगा यहां पर भी इनकम देखिएगा, अगर सेगमेंट रेवेन्यूज की भी बात करें तो सेगमेंट रेवेन्यूज के अंदर आपका रिटेल बैंकिंग रिड्यूस हो गया, होलसेल बैंकिंग रिड्यूस हो गई, रेवेन्यू में बता रहा हूं। ट्रेजरी तो भाई साहब आप रखोगे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सारे पैसे को, जो भी पैसा आपके पास पड़ा हुआ है वो सब आप आरबीआई को दे रहे हो या आप इन्वेस्टमेंट के रूप में रख रहे हो, तो ट्रेजरी आपकी बढ़ती जा रही है। अदर बैंकिंग के अंदर भी आपका घट गया। लाइफ इंश्योरेंस तो चलो वो सब्सिडरी कंपनी कर रही है, हालांकि वहां पे बिजनेस घट गया है उनका। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस के अंदर देखिएगा बिजनेस म्यूटेड है, जैसा पहले था वैसे ही। अदर्स में देखिए बाकी वो एडजस्टमेंट्स हो गई। अब यहाँ पे प्रॉफिट देखिएगा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, ध्यान रखिएगा। रिटेल में आपका प्रॉफिट बढ़ गया, बिजनेस घट गया लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि प्रोविजंस नहीं बनाए। ध्यान रखिएगा, प्रोविजंस कम बने, क्योंकि मोरेटोरियम के बनने हैं, नई एनपीए तो आनी नहीं है। तो ये कब बैंक भी लास्ट में क्या बोलेगा, एनपीए तो है ही नहीं भाई साहब, हमारी एनपीए तो घट गई। कुछ अकाउंट अपग्रेड हो गए होंगे और डाउनग्रेड कोई होगा नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट की मर्जी है, वो किसको करे किसको ना करे, क्योंकि आरबीआई का डंडा तो चलेगा नहीं, क्योंकि वो तो वही रहेगा जब तक मोरेटोरियम है, जब तक कोई नया एनपीए आएगा नहीं, चाहे वो पैसा मार ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो बंदा इंसॉल्वेंसी में जा नहीं सकता, तो इसलिए कोई किसी भी तरीके के क्वेश्चन रेज होने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए देखिएगा यहाँ पे प्रॉफिट नजर आया आपको। होलसेल बैंकिंग में जहाँ पे लॉस दिखा रहे थे ईयर ऑन ईयर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, तो अब एनपीए है नहीं, तो इस वजह से क्या आएगा, देखिए यहाँ भी प्रॉफिट आ रहा है। एनपीए मैंने बता दिया ना किस वजह से, रूल चेंज होने की वजह से। ट्रेजरी के अंदर देखिएगा इनकम 3 गुना से भी ज्यादा हो गई है। क्यों हो गई है ट्रेजरी में 3 गुना से इनकम? भाई सारा पैसा तो जमा ही कर रखा है, इन्वेस्टमेंट ही तो है, अब इन्वेस्टमेंट पे ब्याज लेते जाओ आप। ठीक है जी, उसका ट्रेजरी 152.05, ओ सॉरी अदर बैंकिंग में 152.05। उसके बाद देखिए लाइफ इंश्योरेंस के जो अपने प्रॉफिट्स हैं वो तो देखिएगा उनके कंपनीज हैं, उनकी मैं बात नहीं करूंगा, तो वहां से उन कंपनी से प्रॉफिट आए हैं। और यहां पर आप देखिएगा तो टोटल सेगमेंट रिजल्ट आपको देखिएगा 10,332, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिएगा आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये देखिएगा यहाँ से पिछले क्वार्टर से तो बहुत ज़्यादा, और अगर आप ईयर इन ईयर भी बात करेंगे तो उससे भी करीबन 10% ज़्यादा है। और देखिएगा कोविड की सिचुएशन में है ना, कोई एनपी है, बस कोविड का प्रोविजन है, 10% बनाना है, जो मोरेटोरियम बुक है उसका क्लियरिटी है नहीं यहाँ पे भी, मैं आपको जो बात करूँगा।
तो अब देखिएगा यहाँ पर, अब ये पूरी की पूरी जो बुक है, असेट्स मत देखिएगा, नेट एसेट देखिएगा, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो कहाँ पैसा लगा हुआ है? रिटेल बैंकिंग में इनका नेट लगा हुआ है। अब नेट बैंकिंग में माइनस का मतलब समझते हो कि इनके लोगों के डिपॉजिट तो ज़्यादा है और उनको लोन कम बांट रखा है, तो इनका पैसा जो है ज़्यादा इनकी लायबिलिटी है, क्योंकि पैसा बैंकों ने उधार ले रखा है डिपॉजिट के रूप में, और रिटेल को देते तो कम ही है। ये देते किसको है? कंपनियों को। तो होलसेल बैंकिंग में देखिएगा 56849। होलसेल में क्या होता है कि कंपनियां होती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, अदर जो बिजनेस के मोड्स होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं। ट्रेजरी इनकम्स देखिएगा, ट्रेजरी में कितनी है? 275887। तो देखिएगा ये बढ़ गई ना, देखिएगा पिछले साल से तो आप देखिएगा 1 लाख करोड़ बढ़ गई हैं, और यहाँ से भी आप पिछले क्वार्टर से भी देखोगे तो करीबन 51,000 करोड़ के आसपास बढ़ गई हैं। तो ट्रेजरी के अंदर पैसा रख रहे हैं सारे बैंक्स, अल्टीमेटली ग्रोथ के लिए मिले या ना मिले किसी बिजनेसमैन को, लेकिन देखिए अब बैंक अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। अदर बैंकिंग के अंदर देखिएगा 16357 के अंदर डाला हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 7654 है, जनरल इंश्योरेंस में 6075 है। तो लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप असेट देखें तो लाइबिलिटीज भी खड़ी होती है उसके सामने, इसलिए आपको नेट असेट बहुत कम मिलेगी लाइफ में भी और जनरल इंश्योरेंस में भी, क्योंकि वहां पर एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकलिटी के साथ आपको देखना पड़ता है, और अनअलोकेटेड है। तो आपको देखिएगा पूरे बिजनेस की जो है एनालिसिस मैंने आपके साथ किया। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा, और मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, वो होता हुआ आपको नजर आया। तो इसी तरीके से ये जो वीडियो है मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आपके जो भी कमेंट्स हो करिएगा, अगर आपको लगता है कि ये एनालिसिस बहुत बढ़िया था तो आप जो है इसको आगे जरूर से जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।